कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जरा एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स डालिए जिन्हें हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड्स। सिंपल सी बात है, एडिशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दो तीन कंपाउंड्स को जोड़कर बने। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, एडिशन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? जो दो तीन कंपाउंड्स को जोड़ के बने। मिनिमम दो और मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकते कि 100-200 हो। ठीक है, ऐसी बात नहीं कही मैंने, फाइन। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स को जोड़कर जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाइड होते हैं दो और कंपाउंड्स में, जिन्हें कहते हैं डबल सॉल्ट्स, और एक कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। समझ में आई बात? एडिशन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमारे कोर्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, हमें डबल सॉल्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि एडिशन कंपाउंड किस में क्लासिफाइड है? नाम बोलो। डबल सॉल्ट्स और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस हैं, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट सबसे पहले ये लिखते हैं बेटा, व्हाट आर एडिशन कंपाउंड्स, काइंडली कंप्लीटेड। मैं लिख रही हूँ, आप लिखते जाइए। The compounds formed by the combination of two or more compounds in stoichiometric proportions are called addition compounds. Now the second part is types of addition compounds. बेटा दो कैटेगरीज में हमारे एडिशन कंपाउंड क्लासिफाइड हैं, एक है डबल सॉल्ट्स और एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बात करते हैं कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं और कैसे वो डिफर करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। जरा इसमें एज द नेम सजेस्ट डबल सॉल्ट्स, क्या हिंदी में इसका मतलब निकालोगे अपनी लैंग्वेज में? दो सॉल्ट्स, तो यही है बेटा, डबल सॉल्ट्स मतलब दो सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन, यही मतलब है इसका। ओके डियर, तो जरा इसमें यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डबल सॉल्ट्स। हेडिंग डालिएगा बेटा डबल सॉल्ट्स के बारे में। इज इट ऑल डन? आपने कॉपी कर लिया सबने? जल्दी कर बच्चे।
May I now? So now let's talk about double salts बेटा. डबल salts क्या होते हैं, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं. ये वो एडिशन कंपाउंड्स हैं जो कि अगर आप इन्हें किसी सॉल्वेंट में डाल दें तो उन दो सॉल्टों में, क्योंकि डबल सॉल्ट्स का मतलब दो सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन, जितने भी कैटायंस एनायंस होंगे वो सब आइडेंटिटी मतलब अपनी आइडेंटिटी दे सकेंगे, मतलब इंडिपेंडेंटली अपने आप को उसके अंदर रिजॉल्व करवाकर अपने आप को साबित करेंगे कि हम प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, मैंने पोटेशियम और सोडियम आयन किसी डबल सॉल्ट में है मान लीजिए, ठीक है, या मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, कोई भी आयन डबल सॉल्ट के अंदर है. तो अगर आप, इज देयर समथिंग फनी बेटा? हाँ, watching you instantly and you're doing it continuously. I think so you are underestimating me. If something is troubling you, kindly get up from that place, go and sit somewhere else. Entire class is yours. तो जरा लिखिए इसके अंदर, these are the addition compounds which are stable in solid state but lose their identity in solution state. सॉलिड स्टेट में जैसा है वैसे आपको दिखेगा, लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में इनके जो आयंस हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप उन आयंस के टेस्ट करेंगे तो सब टेस्ट आपको मिलेंगे. कार्नालाइट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स का फॉर्मूला है KCl.MgCl2.6H2O. दूसरा यहाँ पे मोर सॉल्ट FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4 0.6H2O. थर्ड है यहाँ पे पोटैश एलम K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .12H2O. ये तीन में से कुछ भी कम याद मत करना, ये तीनों याद करना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूले ही बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्नालाइट, मोर सॉल्ट, पोटैश एलम. इवन मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता आपके यहाँ वाइवा होता है नहीं होता, आई डोंट थिंक सो अभी तक है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में वाइवा रहता है. तो इन दैट केस लेट मी टेल यू कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोर सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ. इतना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन सब में मोर सॉल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके डियर, लेकिन याद आपको बेटा तीनों होने चाहिए. अब देख जरा मैं तुम्हें बता दूं होता क्या है, पहले बनते कैसे हैं. आप दो सॉल्ट लीजिए, फॉर एग्जांपल मोर सॉल्ट में मैं फेरस सल्फेट ले लूं और अमोनियम सल्फेट को अलग से लिया along with 6 molecules of water. मतलब जो फॉर्मूला है डॉट हटा के उनके बीच में बस प्लस लगा दो और आपका ये फॉर्मूला वाला जो सॉल्ट है वो तैयार होके मिल जाएगा. दैट इज फेरस सल्फेट .NH4 का होल ट्वाइस. मतलब अब प्लस का निशान हटा के यहाँ पे डॉट का निशान लगा दीजिए, तो ये आपका आ गया यहाँ पे मोर सॉल्ट. दिस इज हाउ अ डबल सॉल्ट इज फॉर्म. अब ये जो डबल सॉल्ट है, अगर आपने मोर सॉल्ट या कार्नालाइट या पोटैश एलम आई थिंक सो यू आर अवेयर, फिटकरी, फिटकरी जिसे हम कहते हैं, एलम सा फिटकरी, तो उसमें से एक ये पोटैश एलम. तो इनमें से अगर आपने कोई भी चीज जैसे कार्नालाइट को किसी सॉल्यूशन स्टेट में रखा तो आपको पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, अगेन क्लोराइड आयन, और 6 पानी को मत तोड़ देना, पानी नहीं टूट सकता है चायन ओ चायन में, ठीक है, ये यहीं रहेगा. तो आपको कौन कौन से आयन्स मिल जाएंगे? पोटेशियम, क्लोराइड आयन और एक मैग्नीशियम आयन. और इन तीनों आयन्स के अगर आप टेस्ट करना चाहेंगे तो टेस्ट भी मिलेंगे.
टेस्ट का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे लैब में जाकर आप करते हो ना कि ब्लू कलर आ गया इस एजेंट को डालने के बाद, तो कंफर्म हो गया कि ये आयन प्रेजेंट है, जो आप 11th में भी करते थे टेस्ट, वही टेस्ट इसके कंफर्म हो जाएंगे। तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि सॉलिड स्टेट में तो ये अपने आप को स्प्लिट नहीं करते, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन स्टेट में आते हैं ये सॉल्ट्स अपने आप को स्प्लिट करा देते। बोलिए, इज दैट क्लियर डियर? ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फोर्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डन? डन बच्चे? पहले जो मैं समझा रही हूँ उसे देखना, उसके बाद उतारना, अभी उतारना मत। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग एक ब्रैकेट से, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं कि अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। इस ब्रैकेट के अंदर एक मेटल होगा और यहाँ पे साइड में इसके साथ कुछ लगे हुए ग्रुप्स होंगे, या हो सकते हैं एटम्स हो, जिन्हें हम लाइगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स नहीं कहते, लाइगेंड्स कहते हैं। ठीक है। काम ये होता है कि ये जो मेटल है और ये जो लाइगेंड्स या जो भी ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो भी यहाँ पे लाइगेंड्स के रूप में बैठे हुए हैं, इन मेटल और लाइगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इज द टर्म यूज्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? जैसे डबल सॉल्ट्स का मतलब मैंने आपको पहले क्या बोला, दो सॉल्ट्स का मिलना, एडिशन कंपाउंड। ठीक है, दो सॉल्ट जब मिल जाते हैं तो बनते हैं डबल सॉल्ट। तो मैम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऐसा क्या मतलब होता है? तो मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर बैठा होता है कोई मेटल और कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स बैठे होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स बैठे होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? लाइगेंड्स। ये मेटल और लाइगेंड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे आप डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हो। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस वजह से टर्म यूज होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस ब्रैकेट के इस साइड या इस साइड में से कोई हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि कोई और एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी बैठे मिले। इस ब्रैकेट के बाहर राइट साइड या लेफ्ट साइड भी हो सकता है कि कोई और मॉलिक्यूल्स बैठे मिले, बट दोनों तरफ नहीं मिलेंगे, एक तरफ मिलेंगे, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। और हो सकता है बैठे ही ना हो, कोई ना मिले, मतलब यहाँ पे रखा हुआ तो सिर्फ ब्रैकेट प्रेजेंट होगा, तो वो भी कोई बात नहीं, तब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब एग्जाम्पल से तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन टास्क क्या हो गया मैम? डेटिव बॉन्ड की प्रेजेंस होना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रेजेंस होना, किसके अंदर, किसके बीच में? मेटल्स और लाइगेंड्स। दैट्स द पॉइंट। समझ में आ गई बात? तो जरा लिखिए बच्चे इसके अंदर। These are the addition compounds that retain their identity in solid as well as in solution state. एग्जाम्पल, अभी मैं इसका मतलब समझाती हूँ बेटा डेफिनेशन का, पहले एक में एग्जाम्पल लिख लीजिए। K4FeCN का होल 6, AgNH3 का whole twice Cl outside the bracket, and nothing present on right or left side of the bracket, NiCO का whole 4। अब जैसे डेफिनेशन को आप इस एग्जाम्पल से समझ पाओगे। देख बेटा, ये वो एडिशन कंपाउंड्स हैं
जो रिटेन करते हैं अपनी आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल इन सॉल्यूशन स्टेट। मतलब अगर आपने K4FeCN6 को सॉलिड फॉर्म में रखा तो ऐसे ही दिख रहा है, और अगर आपने इसे सॉल्यूशन स्टेट में रखा तो आपको दो आयंस मिलेंगे, एक तो पोटेशियम आयन और एक क्या मिलेगा, FeCN का होल 6 4 माइनस। ठीक है, इसे हम फेरोसाइनाइड आयन भी बोलते हैं। तो अभी आप ऐसी मैं बोल रही हूँ FeCN का होल 6 4 माइनस। अब एक बात बताओ, जब मैंने सॉल्यूशन स्टेट में इसको डाला, जो आयन है Fe है वो बाहर निकल के नहीं आया, जो Cn है अंदर वो बाहर निकल के नहीं आया, सिर्फ एक आयन आया, इन दोनों को मिलकर जो बनाते हैं दैट इज फेरोसाइनाइड आयन। मेरी बात समझ में आई? आयन और Cn ये दोनों इंडिपेंडेंटली बाहर निकल कर नहीं आए, ये दोनों ग्रुपिज्म में रह गए, और ग्रुप के फॉर्म में जो आयन रिप्रेजेंट होता है इनका उसे बोलते हैं फेरोसाइनाइड आयन। तो हुई क्या प्रॉब्लम कि अगर ये डबल सॉल्ट होता तो पोटेशियम आयन Cn ये सब डिस्प्लेड होते, ये सब इंडिपेंडेंटली आगे आ जाते। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई कि Fe और Cn की आइडेंटिटी खो गई, ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और ये अपने आप को एक ब्रैकेट के अंदर एक आयन के फॉर्म में ही बस एक मतलब एक अलग सा आयन बना के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनकी खत्म हो गई। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ होगा बच्चे, बता, थोड़ी अकल लगा। Fe और Cn क्यों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए, क्योंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है जो इन्हें अलग होने नहीं दे रहा। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अब जरा यहीं पे लिखिएगा बेटा नेक्स्ट पॉइंट। The individual properties of constituents are usually lost in coordination compounds. देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स लिखना consists of a central metal atom which is surrounded by suitable number of ligands. And usually retain their identity in solution state या in solution। मतलब वो ऐसे ही ब्रैकेट में जिस तरह से अपीयर होते हैं उसी तरह से सॉल्यूशन में भी अपीयर होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ब्रैकेट के आयन स्प्लिट नहीं होते। गॉट इट? अच्छा, अब जरा एक मिनट अगर हम बात करें बच्चे, एक मिनट, कर लिया आपने कॉपी सबने? हो गया बेटा? अब जरा ये देखो, चलो अब जरा देखो, ये कौन है हमारा मेटल, ये है हमारे लाइगेंड्स,
ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो आ गया, यानी ब्रैकेट का जो एरिया है बच्चे, ब्रैकेट का जो रीजन है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर के आयंस बाहर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे नॉन आयोनाइजेबल स्फेयर भी कहते हैं। नॉन आयोनाइजेबल स्फेयर भी कहते हैं। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसलिए इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कंसिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये बॉन्ड बनता किसके बीच में है? मेटल और लाइगेंस के बीच में। अब ये बॉन्ड इनके बीच में क्यों बनता है, जरा इसकी बात करते हैं। सी बेटा, जो मेटल होता है ना, दैट इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है। लाइगेंस को जनरली हम, ऐसा नहीं है कि सारे लाइगेंस रिच होंगे, लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बिंग टू एक्सप्लेन यू अ सर्टेन पॉइंट, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं। फॉर द टाइम बिंग इन्हें बात मान के चलो, मोस्टली वैसे लाइगेंस रिच इन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो अब एक डेफिशिएंट एलिमेंट को अगर कोई अमीर या फिर कोई रिच इन इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम हो या मॉलिक्यूल हो, जब वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ऐसे में जो बॉन्डिंग अपीयर होती है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। याद रखना, हाउ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बॉन्ड इन बिटवीन दीज टू, व्हेन ligands give electrons to metal ion, then coordinate bond is formed. तो ये एक तरह से आप अपना फिफ्थ पॉइंट बना लीजिए, जो एक्सप्लेनेशन है, जो आपको टर्म्स का मतलब पता चला। अब ये जो है ब्रैकेट, क्या इसके आयंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या बाहर जो के है, राइट या लेफ्ट में जो भी मौजूद है, वो तो आयन बना सकता है ना ब्रैकेट के जो बाहर है। तो बच्चे उसे हम लोग कहते हैं आयोनाइजेबल स्फेयर। क्या कहते हैं? आयनाइजेबल स्फेयर। ये आयनाइज हो सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि आयनाइजेबल स्फेयर है। या इन्हें कई बार काउंटर आयंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? काउंटर आयंस। तो अब 6 पॉइंट लिखिएगा आप अपना। नहीं आए? आई एम सॉरी बेटा, मैंने से 5th पॉइंट कह दिया, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। ये तो हमारा 4th पॉइंट का चल रहा है ना, आई एम सो सॉरी। इसे आप ई पॉइंट कहिएगा, जो अभी आपने 5th पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, दिस इज ई। ये सी के कॉन्टिन्यूशन में ई पॉइंट है। तो अब एफ पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। द टर्म coordination compound is coined for those addition compounds in which the central metal atom
forms a dative or a coordinate bond with the species. And what are those species? Yani ligands surrounding it. अभी इसकी टर्मोलॉजी पे हम और डिटेल में आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ये सिखाया है ना कि आयनाइजेबल स्फेयर होता है और ये इसका मतलब क्या है, काउंटर आयंस, ये सब चीजें अभी हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी नहीं बच्चे। पहले जरा मैं एक बार ये फॉर्मेलिटी वाला पार्ट जल्दी खत्म करा दूं। आई होप दिस इज ऑल डन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हेडिंग डालिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। Differences between double salt and coordination compounds. बच्चे कॉलम वाइज बना लीजिए प्लीज। एक तरफ लिखिए डबल सॉल्ट्स, एक तरफ लिखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट, these retain their identity in solid state but lose their identity in solution state. वहां पे retain their identity in solid as well as in solution state. Double salt contains ionic bonds. तभी तो आयंस में ब्रेक हो जाता है बच्चे, ये के पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स हैं। यहाँ लिखिए आयनिक के साथ साथ यहाँ पे सबसे पॉपुलर बॉन्ड्स कौन से होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो कंटेन्स आयनिक बॉन्ड मे कंटेन, ऐसे लिखना, मे कंटेन आयनिक बॉन्ड, क्योंकि सब में जरूरी नहीं है बेटा, मे कंटेन आयनिक बॉन्ड बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट। तभी तो इस क्लास के अंदर है, नहीं तो नहीं है। थर्ड पॉइंट, double salt give the test of all the ions of their constituents in the solution state। जो भी आयन डबल सॉल्ट के अंदर है उसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। और यहाँ आएगा डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ all the ions of their constituents in solution state। एग्जाम्पल में कार्नलाइट लिख लीजिए KCl.MgCl2.6 वाटर
इधर आप कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हैं अपने, अभी इतने सारे पढ़े कोऑर्डिनेशन में। K4 ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे सिंपलेस्ट है बच्चे, मतलब सबसे इजी है। K4 FeCN का होल 6। करें आगे, हो गया है सबको, ऑल डन। अब हेडिंग डालिएगा टर्म्स, दिस इज द 6 पॉइंट। कौन सा है, कौन सा चल रहा है, 6। तो टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम उन्हीं पे आते हैं, आयनाइजेबल स्फीयर जो बात करी है, कॉम्प्लेक्स की जो हमने बात करी है, उन सब की डेफिनेशन और डिटेल में उसको देखते हैं। उसमें ए कैटेगरी पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसे कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं, डिपेंड करता है अगर ये आयन है तो। या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये सब उस ब्रैकेट वाली चीज के नाम। ऐसे कर लेना ताकि याद रहे। इससे देख बच्चे, हमारे पास K4 FeCN का होल 6 है। अब FeCN का होल 6 चार्ज कितना आया, जो यहाँ पर है ऊपर आ जाता है 4-। ठीक है, ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी ब्रैकेट की बस बात करी जाएगी, ब्रैकेट की बात की जाएगी, ब्रैकेट के राइट लेफ्ट में क्या है इसकी बात नहीं की जाएगी जब हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन वाली बात को कर रहे हैं। गॉट इट देयर। तो ये हो गया हमारे पास इसका क्या, कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये तो पूरा है, अगर कोई आपसे पूछे फिर मैम ये क्या है पूरा, ये तो आपका है पूरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसमें से जो आपका ये पोर्शन निकला, ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन। आई बात समझ में। सिर्फ एक पोर्शन जो बाहर निकलता है, ब्रैकेट का जो हिस्सा बाहर निकलता है, वो क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि इसी के अंदर सारे आयंस पैक्ड हैं। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ भी शामिल है तो उसको ले लेते हैं, तब हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मगर कोई अगर आपसे कहे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कॉम्प्लेक्स पेयर, कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो राइट लेफ्ट की बात नहीं की जाती, तब कॉम्प्लेक्स आयन की बात की जाती। समझ में आ गई बात। तो और देख लो, जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं AgNH3 का होल ट्वाइस Cl है, निकालो इसमें से बाहर AgNH3 का होल ट्वाइस। अब बताओ यहाँ क्या है, 1, तो ये 1 ऊपर आ गया तो +1, या प्लस लगा दो। आपको पता है ना बेटा, यहाँ पे 1 नेगेटिव हो गया, यहाँ 1 प्लस हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा इसके अंदर, आई एम राइटिंग दैट डाउन। A complex ion is an electrically charged radical carrying positive or negative charge in which the central atom is surrounded by suitable number of neutral or negative
ligands and are linked by coordinate bonds. तो एक कॉम्प्लेक्स आयन होता कौन है? जिसमें एक मेटल होता है जो कोई ना कोई पॉजिटिव, नेगेटिव या माइट बी न्यूट्रल लाइगेंड से सराउंडेड हो, और इनके बीच में कौन से बॉन्ड बने हुए हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हो, और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होना चाहिए, इजंट इट? नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बेयरर होना चाहिए। आगे बढ़े बेटा, एवरीवन इज डन? यू कैन सी टू इट बेटा, आप यहाँ से देख सकते हो बच्चे। आई हैवंट लाइक मूव टू द नेक्स्ट पेज। इज इट क्लियर? श्योर हो? करें आगे? इसी में बी पॉइंट डालिए बेटा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हमारे पास यहाँ पर 1 2 3, एक है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, एक है एनाइनिक, और एक है हमारे पास न्यूट्रल। अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो अभी मैंने बनाया था, अभी आपको दिखाया, पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटाइनिक है, नेगेटिव चार्ज होल्डर है तो वो एनाइनिक है, कोई भी चार्ज होल्डर नहीं है तो वो न्यूट्रल है। तो लिख लीजिए बेटा इसके अंदर, द कॉम्प्लेक्स आयन carrying a positive charge is known as, can I write Ka? ठीक है, K/A, known as cationic complex. एग्जाम्पल जैसे AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ अपने मन से मत बना के आना, जो याद है वही लिख के आना बच्चे। एनाइनिक पे बात करते हैं, द कॉम्प्लेक्स आयन कैरिंग a negative charge is known as anionic complex. FeCN का होल 6 4 माइनस, AgCN का होल ट्वाइस नेगेटिव। अब न्यूट्रल की बात करते हैं, द कॉम्प्लेक्स आयन या द कॉम्प्लेक्स, आई एम सॉरी, अब तो आयन हो ही नहीं सकता, द कॉम्प्लेक्स विच कैरीज, या द कॉम्प्लेक्स विद नो चार्ज, ऐसे लिख लो, इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल NiCO का होल 4, FeCO का होल 5। अगर कभी भी यहाँ CO को आपको वर्ड्स में बोलना हो तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड मत बोलना, इसे बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं यहाँ पे? कार्बोनिल। ओके, नेवर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CO को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं कार्बोनिल। इसमें C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, ठीक है? अगर C बड़ा और O छोटा हो जाता फिर तो कोबाल्ट हो जाता ना, बताइए। इसलिए यहाँ पे इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, आप कैपिटल लिख रहे हैं, आप स्मॉल लेटर, मतलब क्या चीज यूज कर रहे हैं, दैट्स रियली काउंटिंग ओवर हियर, ठीक है बच्चे?
That's going to be counted here. Done बच्चे? On the basis of charge, is it done? अब लिखिए on the basis of ligands. Second classification is on the basis of ligands. तो इसमें ए पार्ट पे लिखिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और एक लिखिएगा बेटा, चलो ऐसे कर लो, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। डेफिनेशन में लिखवा दूंगी, पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, और इधर मैं लिख दूं PtClNH3 का होल 5 3 पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए लाइगेंड एक कितने हैं, कौन से लाइगेंड है, CN कितने हैं, 6। जितने भी लाइगेंड है एक ही टाइप के ना। CN को यहाँ बोलते हैं बेटा साइनो, क्या बोलते हैं, साइनो, या साइनाइडो भी बोल देते हैं, फिलहाल हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइनो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, CN नाम के लाइगेंड है मगर एक टाइप के, ठीक है। यहाँ क्या है, Cl भी है मैम, यहाँ अमोनिया भी है या नहीं। तो प्लैटिनम के साथ यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स मौजूद है। यहाँ आयन के साथ सिर्फ एक ही टाइप के लाइगेंड्स मौजूद है। तो जब एक ही टाइप के लाइगेंड्स होंगे उन्हें बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जब डिफरेंट टाइप्स के लाइगेंड मौजूद होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर उसे बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल, गॉट इट। तो चलिए बस इसी बात को लिखना है बेटा, लिख लीजिए। इसमें और एग्जांपल्स भी लिख लीजिए, CuNH3 का होल 4 2 प्लस, CoCl2 कोबाल्ट विद Cl2 NH3 का होल 4 प्लस। तो ये तो एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी चाहें आप कहीं से भी लेके डाल सकते हैं। अब जरा डेफिनेशन लिख लीजिए, द कॉम्प्लेक्स इन विच metal ion is coordinated or bonded to only one type of ligand are called homoleptic complex। तो यहाँ लिखिए, द कॉम्प्लेक्स इन विच metal ion is coordinated or bonded to more than one type of ligand तो कॉम्प्लेक्सेस कर लीजिए बच्चे, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं ना आर करके, आर कॉल्ड heteroleptic complexes। नहीं तो इस कर लीजिएगा अगर सिंगुलर फॉर्म में आपको सब करना हो डिफाइन। क्लियर बच्चे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? तो आज के लिए इसे यही रखते हैं, कल फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे। आई होप सो ईच एंड एवरीथिंग टिल दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, रेस्ट ऑफ ऑल हम कल करते हैं, आज के लिए यही रखते हैं। तो गुड बाय फॉर नाउ।